आज की वीडियो में दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ मूवी राज के बारे में, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और अब तक की ऐसी बॉलीवुड हॉरर मूवी दोबारा कभी नहीं आई। ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी तो थी ही, लेकिन आज तक इसका क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। और अगर मैं टॉप 10 हॉरर मूवीज़ की लिस्ट कभी भी बनाता हूँ तो इस मूवी को ज़रूर रखूँगा, क्योंकि ये टॉप 10 में होना तो डिज़र्व ही करती है। 2002 के हिसाब से जहाँ बॉलीवुड को अभी भी इतनी अच्छी हॉरर मूवीज़ नहीं बनानी आ रही थी, और उससे पहले सिर्फ कुछ ही मूवीज थी जो कि थोड़ा इम्पैक्ट डाल कर गई थी, जैसे कि वीराना। उसके बाद ये एक मूवी ऐसी आई थी जिसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन के साथ जिस पर विश्वास भी किया जा सकता है। तो आज मैं इस मूवी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक शहर जिसका नाम है ऊटी, जहाँ पर कॉलेज के कुछ दोस्त अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए हैं और वो एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें एक लड़का रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड निशा ट्रूथ और डेयर चैलेंज में एक दूसरे को किस करनी होती है। लेकिन निशा मजाक मजाक में वहाँ सामने जंगल में भाग जाती है और रोहित उसका पीछा कर रहा होता है। तभी निशा रास्ता भटक जाती है और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हो जाती है। रोहित उसे पुकार रहा होता है लेकिन वो उसके सामने नहीं आती और वो आगे चले जाता है। तभी निशा को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे किसी की प्रेजेंस फील हो रही होती है। और जब वो एकदम ऊपर देखती है तो उसके ऊपर सचमुच में कोई होता है और वो ज़ोर से चीख मारती है। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर अग्निस्वरूप को, जिनको ये पता लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है। और उनके घर के नीचे एक इंस्पेक्टर और डॉक्टर आए होते हैं और वो उन्हें ले जाते हैं हॉस्पिटल, जहाँ पर दिखाया जाता है रोहित को, जिसका हाथ टूट चुका होता है। और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने ही मेरा हाथ तोड़ा, वो मुझे मारने ऐसे मेरी तरफ बढ़ी थी जैसे ही मैं उसका कोई दुश्मन होता हूँ। और फिर दिखाया जाता है निशा को, जो कि अब बिल्कुल स्टेबल नहीं होती है, जैसे उसको किसी ने पोजेस्ट कर लिया। और वो बार बार ये कह रही होती है कि अब मैं जाग गई हूँ, अब मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। लेकिन प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि आप जितना भी कुछ कर लीजिए, आप कभी भी इस लड़की को ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ इंसानी शरीर को ठीक कर सकते हैं, किसी बिगड़ी हुई आत्मा को नहीं। और वो ये भी कहकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे में नहीं है। और तब प्रोफेसर अग्नि इंस्पेक्टर और अपने उसी दोस्त के साथ, जो कि डॉक्टर हैं, उन जंगलों में चले जाते हैं रोहित के साथ और उससे पूछते हैं कि एक्चुअल में यहाँ हुआ क्या था, जब यहाँ पर निशा आई थी तो उसने क्या देख लिया। तब वो सारी कहानी बताता है और प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि शायद यहाँ पर कोई बुरी आत्मा का साया था जिसे इन दोनों ने जगा दिया है और अब वो साया इनसे बदला लेकर रहेगा। तब जैसे ही प्रोफेसर अग्नि ये बात कर रहे हो तभी पीछे से एक गिद्ध आता है जो कि इन्हें मारने की तरफ इनके पास आ रहा होता है, लेकिन ये सब झुक जाते हैं। और तब प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि शायद आने वाला समय इस जंगल में अब बिल्कुल भी ठीक ना जाए। और तब हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम है संजना मलिक धनराज और उसके पति आदित्य धनराज। संजना अपनी ज़िंदगी में इस समय डिप्रेशन का वक्त गुजार रही है, क्योंकि उसका पति उसे बिल्कुल टाइम नहीं देता, वो हमेशा काम में लगा रहता है। हालांकि वो अपने पति के साथ क्लब में आई हुई है, लेकिन तब भी उसके पति आदित्य उसके साथ वक्त नहीं बिता रहे, बल्कि दूसरों से ही बात वगैरह कर रहे हैं। और संजना इस बात से फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आदित्य उसे रोकते हैं। लेकिन संजना आदित्य को ये कहकर चली जाती है कि तुम्हारे और मेरे बीच अब ज़िंदगी वैसी बिल्कुल भी नहीं रही जैसी तब थी जब तुम मुझे शादी करके यहाँ से लाए थे। अब तो तुम मुझे ऐसे रखते हो जैसे तुमने मेरे से शादी नहीं की बल्कि मुझे खरीद लिया हो। और ऐसे ही उनकी थोड़ी सी बहस होती है और संजना वहाँ से चली जाती है। जब संजना कार चला के रास्ते में जा रही होती है तो उसे किसी की आवाज़ फील होती है और तब वो कार वहीं पर रोक देती है, लेकिन तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर आदित्य हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर उसे कहते हैं कि शुक्र है कि संजना बच गई। लेकिन वो आदित्य को कहते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी का ध्यान रखना चाहिए, अगर एक्सीडेंट थोड़ा सा भी तेज़ और होता तो संजना की मृत्यु भी हो सकती थी। और साथ ही साथ डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार संजना हुई पड़ी है, इसे भी तुम उससे दूर करने में मदद करो और यहाँ से कहीं और चले जाओ थोड़ी देर के लिए। तब आदित्य संजना के पास आकर कहता है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारूंगा और तुम्हें ही वक्त दूंगा और किसी भी काम की और कोई टेंशन नहीं लूँगा। तब वो संजना से ये भी पूछता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर तुम जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। तभी वहाँ पर एक एल्बम लगी होती है जिसे देखकर संजना को ऊटी की याद आती है और संजना आदित्य को कहती है कि वो ऊटी जाना चाहती है। और तब संजना और आदित्य ऊटी पहुँच जाते हैं और वो उसी घर में रहते हैं जो कि हमने शुरुआत में जंगल के पास देखा था, और ये आदित्य का ही घर होता है। और तब संजना को अपनी पिछली कुछ यादें आती हैं जो कि उसने आदित्य के साथ यहाँ पर बिताई थी, जो कि अच्छी यादें थी। और फिर रात को जब आदित्य और संजना सो रहे होते हैं तभी संजना को जंगलों के पास से कुछ महसूस होता है और वो उठकर दरवाजे के पास जाती है। तब उसके कान में वो आवाज़ दोबारा से आती है जो कि उसने तब सुनी थी जब वो कार चला रही थी, और कोई उसी का नाम पुकार रहा होता है। और वो उसी आवाज़ का पीछा करते करते जंगल में चली जाती है और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच चली जाती है। और उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि शायद उसके आसपास कोई है,
लेकिन तभी आदित्य पीछे से आ जाता है और आदित्य उसे कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब संजना उसे बताती है कि मैं यहाँ अपने आप नहीं आई, बल्कि किसी ने मेरी आवाज़ पुकारी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तब संजना आदित्य को ये कहती है कि उसने मुझे ऐसे पुकारा जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, और फिर वो दोबारा से अपनी डिप्रेशन की पिल्स ले रही होती है। लेकिन तभी आदित्य उसे रोक देता है और कहता है कि असली फसाद की जड़ ये है, तुम ये गोलियां खाती हो इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों का वहम होता है। और वो संजना को गोलियां खाने से मना कर देता है। वो कहता है चाहे नींद ना आए इसलिए मैं तुम्हारे साथ जागूंगा, और ये गोलियां तुम नहीं खाओगी चाहे कुछ भी हो जाए। तभी संजना उसे कहती है कि जब मैं ये गोलियां नहीं खाती थी और बिल्कुल ठीक थी तब तुम मेरे पास नहीं थे, लेकिन अब इन गोलियां खाए बिना मैं यहाँ नहीं रह सकती। और गोलियां उसी के सामने खाकर अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। और तब अगले दिन आदित्य पार्क होटल में जाता है। आदित्य एक बहुत ही अमीर आदमी है, क्योंकि जितने भी इंडिया में पार्क होटल हैं वो उन सब का एमडी है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, और ये भी उसी के होटल का एक हिस्सा है। और यहाँ पर उसके दोस्त भी रहते हैं। और जब वो होटल के अंदर जाता है तो प्रिया उससे आकर मिलती है, जो कि बिजनेस में उसका पार्टनर है अजय, उसकी बीवी है, और ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं। तब प्रिया उससे पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। तब आदित्य प्रिया को ये बताता है कि मैं संजना के साथ यहाँ पर कुछ वक्त बिताने आया, ताकि संजना भी अच्छा महसूस करे और मैं भी। तब वहाँ पर अजय भी आ जाता है और आदित्य प्रिया और अजय को अपनी सारी कहानी बताता है कि एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। तब आदित्य प्रिया और अजय को ये बताता है कि संजना और मेरे रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तब ये सुनकर अजय और प्रिया को बहुत ही हैरानी हो रही होती है, क्योंकि उनके हिसाब से आदित्य और संजना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और जो भी आदित्य बता रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। लेकिन आदित्य कहता है नहीं, आज ऐसा हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है संजना घर पर अकेली होती है, और जब वो अपने पौधों के साथ कुछ काम कर रही होती है तो पीछे पड़ी कुल्हाड़ी अपने आप गिरती है, वो भी 3 बार। लेकिन संजना ये सोचती है कि शायद ये हवा के कारण हो रहा है और वहाँ से चली जाती है। तब दिखाया जाता है कि उस कुल्हाड़ी में किसी का खून लगा हुआ है। और तब संजना घर के अंदर आती है और आदित्य को फ़ोन कर रही होती है, लेकिन जो ऊपर लैंप लगा होता है वो भी अपने आप हिलने लग जाता है। तभी अचानक से संजना चौंक जाती है, क्योंकि पीछे काम वाली आ गई होती है जो कि उस घर में काम करती है। तब संजना उससे पूछती है कि रॉबर्ट कहाँ है। तब वो बताती है कि रॉबर्ट तो काफ़ी टाइम से नहीं आया, इसलिए मैं ही उसकी जगह इस घर में आती हूँ, और रॉबर्ट को तो काफ़ी टाइम से किसी ने देखा भी नहीं। तब संजना उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। तब वो कहती है कि मैं नहीं जानती, शायद उसकी पत्नी ही जानती है इसके बारे में। तब संजना रॉबर्ट के घर जाती है और उसकी पत्नी से पूछती है कि रॉबर्ट कहाँ पर गया और क्या करता है। तब वो बताती है कि मुझे भी रॉबर्ट के बारे में कुछ पता नहीं लगा। रॉबर्ट, जो कि बंगले में एक भी मिनट काम किए बिना नहीं रह सकता था और काम करना उसे बहुत ही अच्छा लगता था, वो बंगले में जाने से बहाने करने लगा, और हर रोज़ किसी न किसी बहाने से मुझे भेज दिया करता था और खुद घर पर ही रुकता था। और हमेशा ये कहता था कि एक आवाज़ें आती रहती हैं उसे, और अगर ये आवाज़ें उसे आती रहीं तो वो मुझे छोड़कर चले जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन रॉबर्ट ने जब मुझे कहा कि उसे आवाज़ें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आ रही हैं, और तब वो वहाँ से चला गया। तब रॉबर्ट की पत्नी ये कहती है कि मैं भी रॉबर्ट की क्या मदद कर सकती थी, क्योंकि आवाज़ें मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। अब जो आवाज़ें मुझे आती नहीं, मैं उन्हें दूर कैसे करूँ। और उस दिन के बाद रॉबर्ट चला गया और आज तक कभी नहीं लौटा। उसी रात को दिखाया जाता है कि प्रिया और अजय आदित्य और संजना के घर आए हुए हैं, और संजना को पुरानी फ़ोटोज़ दिखाकर उसकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। और तब आदित्य भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि संजना के लिए गाना गाता है, और इन्हें अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं और साथ में वक्त बिता रहे होते हैं। तभी जब दोनों के बीच में सब कुछ सही होने वाला होता है और ये रात को एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं, संजना को फिर से वही आवाज़ उसके कान में आती है और वो कहती है कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। तब आदित्य देखता है कि दरवाज़ा खुल गया और शायद हवा के झोंके से ही संजना को कुछ हुआ, लेकिन संजना ये कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने सचमुच में किसी की आवाज़ सुनी है। और वो आदित्य से ये भी पूछती है कि जब उसकी पत्नी ने तुम्हें रॉबर्ट के बारे में बताया तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तब आदित्य ये कहकर टाल देता है कि मेरे बहुत से नौकर मेरे लिए काम करते हैं, अब मैं हर किसी के बारे में पता नहीं लगा सकता। अब रॉबर्ट अगर कहीं चला गया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उसी रात को जब संजना और आदित्य सो रहे होते हैं, संजना को फिर से किसी की आवाज़ आती है, और वो बाहर जाकर देखती है तो रॉबर्ट चिल्ला रहा होता है कि इन आवाज़ों को बंद करो, इन आवाज़ों को बंद करो, नहीं तो मेरा सिर फट जाएगा। और तब वो संजना के पास भाग कर आता है और वो कहता है कि ये आवाज़ें सिर्फ आप और मैं ही सुन सकते हैं, ये साहब या और कोई बिल्कुल भी नहीं सुन सकता। लेकिन इन आवाज़ों को कोई बंद कर दो, अगर ये बंद नहीं हुई तो मैं खुद को मार लूँगा। और जो रॉबर्ट के पास में ईंट पड़ी होती है वो उसे उठाकर अपने सिर पर मारने लग जाता है, और तभी संजना की नींद खुल जाती है। और फिर संजना ये सब बातें अगले दिन प्रिया को बता रही होती है, और वो कहती है कि शायद तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती। और तब प्रिया संजना को ये कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है तब तुम्हें कैसा लगेगा। और फिर प्रिया उसे ले जाती है प्रोफेसर अग्निस्वरूप के पास, और तब वो दोनों प्रोफेसर अग्निस्वरूप अपने घर ले आते हैं, और प्रोफेसर अग्निस्वरूप उस घर को हर तरफ से देखते हैं।
तब संजना उनसे पूछती है कि क्या प्रोफेसर इस घर में सब कुछ ठीक है। तो प्रोफेसर कहते हैं कि दिल और दिमाग यही कह रहा है और यही मानना चाहता है कि इस घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कह रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत ज़रूर है। तब वो संजना से ये पूछता है कि शायद आपको कभी कुछ ऐसा लगता है कि आप यहाँ अकेली हैं, फिर भी आप यहाँ पर अकेली नहीं हैं। एक चौंका देने वाली आहट, या हमेशा ऐसा लगना कोई आपको पुकार रहा है। तब संजना ये कहती है कि हाँ, ये बातें ठीक हैं, लेकिन ये सब आपको कैसे पता लगी। तब प्रोफेसर अग्निस्वरूप कहते हैं कि फिर मेरा शक ठीक निकला, और वो उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा कमरा है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तब संजना उन्हें ऊपर के एक कमरे में ले जाती हैं और कहती हैं कि इस कमरे में कभी भी कोई नहीं आता और ये 2 साल से खुला ही हुआ था। और तब प्रोफेसर अग्नि अंदर चले जाते हैं और एक जादू की विधि से एक नींबू एक कपड़े के अंदर बांध कर रख देते हैं और कहते हैं कि अगर ये नींबू लाल नहीं हुआ तो समझ लेना कि जो भी कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन संजना कहती है कि अगर ये नींबू लाल हो गया। तब प्रोफेसर कहते हैं कि अगर ये नींबू लाल हो गया तो सोचना जो कुछ भी आज तक तुमने एक्सपीरियंस किया है वो तुमने नहीं बल्कि उसने करवाया है। और तब थोड़े टाइम के बाद जब दोबारा से संजना उस कमरे में आती है और उस नींबू को देखती है तो नींबू लाल होता है। और तब वो आदित्य से मिलने चली जाती है, जो कि इस समय पार्क होटल में और एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। और वो जाकर ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारे घर में कोई है आत्मा जो कि मुझे बार बार परेशान कर रही है, लेकिन तुमने नहीं माना। और वो कहती है कि देखो ये नींबू लाल हो चुका है और ये प्रूफ हो चुका है कि आत्मा उस घर में है। और वो कहती है कि प्रोफेसर अग्नि ने मुझे बताकर बहुत ही सही किया। तब आदित्य को लगता है कि शायद प्रोफेसर अग्नि का कुछ स्वार्थ है इसके पीछे, जो कुछ वो ये कर रहे हैं। तब वो प्रोफेसर अग्नि की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बाहर लाकर बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर तू मेरे घर दिख गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरा नाम आदित्य धनराज है। और तब अजय आदित्य को घर ले आता है और जब आदित्य घर आते हैं तब उनके फादर का कॉल आता है, आनंद देसाई का, जिनसे आदित्य बात नहीं कर रहा था क्योंकि उन्हें पता है कि शायद इस हरकत के कारण उसके फादर उस पर गुस्सा होंगे। वो अजय से ही बात कर रहे होते हैं। तब आनंद देसाई, जो कि आदित्य के फादर हैं, वो उन्हें बताते हैं कि आदित्य बात नहीं करना चाहता तो ना करे, और मैंने वैसे भी इसके लिए फ़ोन नहीं किया। वो उसे कहते हैं बाद मैंने फ़ोन इसलिए किया है क्योंकि एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग आई है। एक क्लाइंट हमारे यहाँ हमारे अब्रॉड से, और उनके साथ हमारी मीटिंग होगी तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फ़ायदा होगा। अगर ऐसा ना हो पाया तो करोड़ों का नुकसान तो होगा ही साथ हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स भी गिर जाएंगे। और फिर आदित्य ये सोच लेता है कि वो ऊटी से वापस चले जाएंगे संजना को लेकर। और तब संजना जाते जाते प्रिया को ये कह देती है कि तुम प्रोफेसर अग्नि को मेरी तरफ से सॉरी कह देना, जो भी कुछ आदित्य ने उनके साथ किया है। तब प्रिया प्रोफेसर अग्नि के घर जाती हैं और वो कहती हैं कि संजना ने मुझे कहा था आपको सॉरी कहने के लिए, और वो और उसके हस्बैंड यहाँ से जा रहे हैं इसलिए वो खुद नहीं आ पाई। तो प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। अगर उस आत्मा ने उसे मुंबई से यहाँ बुला लिया तो वो उसे ऊटी से कहीं भी नहीं जाने देगी। और होता भी ऐसा कुछ ही है। जब अगले दिन आदित्य और संजना और अजय जा रहे होते हैं, रास्ते में एक बहुत ही बड़ा जाम होता है क्योंकि आगे पुल टूट गया होता है। और अब आदित्य को जल्दी जाने के लिए जंगल के बीच से कच्चे रास्ते से जाना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक रास्ता है, और वो अकेला ही अजय के साथ वहाँ पर जा सकता है और कोई नहीं। तो वो संजना को वापस छोड़ देता है और कहता है कि थोड़े वक्त तुम यहाँ पर अकेली रहो, मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊँगा। और वो अजय के साथ वहाँ से चले जाता है और संजना वापस घर पर आ जाती है। और फिर उसी रात को दिखाया जाता है कि प्रिया संजना को ये कहती है कि अब तू इस घर में अकेली नहीं रुकेगी। प्रोफेसर अग्नि ने बिल्कुल ठीक कहा, और जो भी वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और सचमुच में अगर वो चीज़ें तू महसूस कर रही है, अगर तू आज इस घर में अकेली रुकी तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तब संजना प्रिया को जाने को कह देती है और कहती है कि मैं उस आत्मा से बात करना चाहती हूँ कि वो चाहती क्या है। और तब प्रिया वहाँ से चली जाती है। प्रिया के जाते ही संजना दरवाजे को कुंडी मारकर अंदर आती है। तो जैसे ही वो कमरे के बीच में पहुंचती है उसके हाथ में खून की बूंदें गिरती हैं, और जब वो ऊपर देखती है जो झूमर लटका होता है उसमें से खून उसके ऊपर गिरने लग जाता है। और वो फिर घर से बाहर भागने की सोचती है, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। और फिर वो एक शीशे के सामने खड़ी होती है और उसके मुंह में अपने आप दाग बनने लग जाते हैं। और शीशे में तभी एक औरत को दिखाया जाता है जो कि हाथ उसी की तरफ करती है। और फिर वो डर कर उस घर से बाहर भाग जाती है और घर के अंदर की और बाहर की लाइट अपने आप जलने बुझने लग जाती हैं। और संजना ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि जो कोई भी है मेरे घर से चली जा, ये मेरा घर है और किसी का नहीं। और अगली सुबह को दिखाया जाता है कि संजना बाहर ही सो गई थी और तब वो अपने घर में वापस आती है, और जो निशान उसके शीशे में बन रहे थे वो एक्चुअल में भी उसके चेहरे पर बने होते हैं। और फिर प्रिया दोबारा से प्रोफेसर अग्नि के घर जाती है संजना को लेकर, लेकिन प्रोफेसर अग्नि उनसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और वो कहते हैं कि इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जाके आदित्य से मदद मांगो। लेकिन संजना के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। वो प्रोफेसर अग्नि को कहती है कि मैंने उस आत्मा को देखा है और महसूस किया है,
और तब प्रोफेसर अग्नि उनकी बात मान जाते हैं और प्रोफेसर उन्हें वो वीडियो दिखाते हैं जो कि उन्होंने नेहा की रिकॉर्ड की थी कि कैसे उसने अपना आपा खो दिया था। और वो ये कह रही थी कि अब मैं जा गई हूँ और मैं बदला लेकर रहूँगी। और वो ये भी बताते हैं कि इस घटना के ठीक 2 घंटे के बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। और उसी समय तुम्हारे पति तुम्हें कहीं भी ले जाने को तैयार थे, लेकिन तुमने उनसे ऊटी आने की जिद की और तुम ऊटी में आकर अब फंस गई हो। वो आत्मा तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने देगी जब तक उसका मतलब नहीं निकल जाता। तब प्रोफेसर अग्नि, संजना और प्रिया उसी जंगल में पहुंच जाते हैं कार में। प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ वहां पर नहीं जाएंगे। तब प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मैं डरता हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसी आत्माओं से डर लगता है, लेकिन शायद वो आत्मा हमसे कोई कांटेक्ट नहीं करना चाहती, तुमसे करना चाहती है। दोनों में से तुम कुछ भी मानो, लेकिन जाना तो तुम्हें आगे अकेले ही होगा। तब संजना कार से उतरकर वहां पर चली जाती है और प्रोफेसर अग्नि प्रिया को कहते हैं कि जब ये वहाँ पर जाएगी तो हम दोनों बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और ना ही उसकी मदद करने के लिए उठेंगे। और संजना आगे अकेले चली जाती है और पुकारने लग जाती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम कौन हो, प्लीज़ मेरे सामने हो, मेरे से आकर बात करो। और तभी वहाँ पर धुआं धुआं होने लग जाता है और संजना को अपने पीछे कोई महसूस भी होता है, जिसे देख कर डर कर प्रिया आवाज़ मार देती है। और तभी दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अग्नि और प्रिया जिस कार में बैठे हैं उस कार को अपने आप लॉक लग जाते हैं और वहाँ पर एक पेड़ की टहनी आती है जो कि शीशे के आर पार हो जाती है, लेकिन प्रोफेसर अग्नि और प्रिया बच जाते हैं। और संजना भी भागकर वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन तभी संजना हवा में ही लेविटेट हो जाती है और भागकर जहाँ पर गिरती है वहाँ पर एक बंदूक पड़ी होती है और वो इस बंदूक को उठा लेते हैं। और वहाँ पर ऊटी में जो सबसे पास गन स्टेशन होता है वहाँ पर जाते हैं इस बंदूक का पता लगाने के लिए कि ये किसकी है। तब वो बता देते हैं कि ये बंदूक किसकी है। ये एक रिटायर्ड जनरल की है जो कि हमारे पास से ही हर साल इस गन के लाइसेंस को रिन्यू करवा कर जाते थे, लेकिन पिछले 1 साल से वो यहाँ पर नहीं है। तब संजना उनसे पूछती है कि क्या हमें उनका पता और नंबर मिल जाएगा। तब वो उसे उनका पता नंबर बता देते हैं और संजना उन्हें फ़ोन कर कर कहती है कि क्या किया था तुमने उसके साथ ऐसा जो उसने खुदकुशी कर ली, उसने तुम्हारी बंदूक से खुद को गोली मार दी। और तब वो रिटायर्ड जनरल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं किसी बंदूक के बारे में नहीं जानता और दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। लेकिन तभी 1 मिनट के बाद वो दोबारा उसी नंबर पर फ़ोन मिलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब वो रिटायर्ड जनरल संजना, प्रिया और प्रोफेसर अग्नि से मिलते हैं। तभी संजना उन्हें देखकर ही बोलने लग जाती है कि तुम्हारे कारण से उसने ही आत्महत्या की होगी। लेकिन तभी वो बताते हैं कि जिस लड़की ने आत्महत्या की है मैं उसका पिता हूँ। तब वो कहते हैं कि वो पागल रहने लग गई थी और तब वो उसका असली नाम भी बताते हैं जो कि मालिनी होता है। वो कहते हैं कि काफ़ी देर से वो हमेशा घर से भाग जाया करती थी, मैं उसे काफ़ी ढूंढता था लेकिन वो कभी भी नहीं मिलती थी। फिर कुछ समय के बाद दोबारा आ जाया करती थी और फिर चली जाया करती थी, लेकिन इस बार जब वो गई तो वो काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली और जब मैं अपने तलाश करते करते हार चुका था तभी उस आपका फ़ोन आ गया और फिर मुझे लगा कि शायद अब मालिनी का पता लग जाएगा। लेकिन अब आपने जैसे बताया कि वहाँ से बंदूक मिली है तो मुझे लगता है कि उसने खुद को गोली मार दी या शायद किसी ने उसे गोली मार दी और उसकी बॉडी को भी कहीं दफना दिया जो कि हमें कभी भी पता नहीं लग पाएगी। और यहाँ से संजना को मालिनी के बारे में कुछ भी नहीं पता लग पाता। तब प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि अब तो शायद एक ही रास्ता बचता है, तुम्हें उस आत्मा से बात करनी होगी। तब प्रोफेसर अग्नि बताते हैं कि ये एक तरह से खुदकुशी करने वाली बात है, क्योंकि वो आत्मा आ तो तुम्हारे कहने पर जाएगी लेकिन जाएगी अपनी मर्जी से। लेकिन तब भी संजना कहती है कि नहीं, वो उस आत्मा को बुलाना चाहती है। तब प्रोफेसर अग्नि उसे एक किताब देते हैं और उसे पढ़ने का तरीका भी बता देते हैं और संजना वो घर जाके किताब को पढ़ना शुरू कर देती है। और तभी आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है और जो मेन डोर होता है वो खुलता है और उसमें से जो सारा धुआं होता है वो अंदर की तरफ आ जाता है। और फिर आदित्य भी अपने घर पे वापस आ जाता है और वो संजना को देखता है कि वो नशे की हालत में सीढ़ियों पर बैठी हुई है और वो शायरी कर रही है उसके प्रति। लेकिन आदित्य को लगता है कि शायद संजना आज थोड़े रोमांटिक मूड में और कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वो ऐसी शायरी कर रही होती है जो कि मालिनी किया करती थी और संजना आदित्य को धक्का देकर लेटा देती है और उसके ऊपर आ रही होती है। तभी मालिनी अपना असली चेहरा दिखाती है क्योंकि इस समय उसने संजना की बॉडी को प्रोसेस किया हुआ है। लेकिन तभी आदित्य उसे पीछे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम तो मर चुकी हो, तुम यहाँ पर नहीं हो सकती। लेकिन उसी समय मालिनी वहाँ से चली जाती है और संजना ये सारी बातें सुन लेती है। और तब संजना उससे पूछती है कि कौन थी वो लड़की जिसके बारे में तुम जानते हो लेकिन मैं नहीं जानती थी। तब आदित्य उसे बताता है कि ये एक ऐसा राज है जो कि मैंने तुमसे छुपा कर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा परिवार बर्बाद हो, इसलिए ये राज को मैंने अपने दिल के अंदर महफूज रखा था और सिर्फ मेरे अलावा ये राज एक और आदमी जानता था, रोबोट। और तब वो सारी बात उसे बताने लग जाता है कि कैसे कुछ समय के लिए जब वो यहाँ ऊटी में आया था और अकेला रह रहा था इसी घर में, तब वहाँ पर एक दिन बरसात में एक लड़की उसके पास आई जो कि उससे मदद मांग रही थी। उसने इंसानियत के नाते
उसकी मदद की, लेकिन वो शुरुआत से ही दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। और आदित्य ये भी बताता है कि उसकी बातों बातों में ही मैं उसके कब इतना क्लोज आ गया मुझे भी नहीं पता लगा। और काफ़ी दिनों तक रिलेशन बनाने के बाद जब एक दिन अचानक तुम्हारा फ़ोन आया तो मैंने मालिनी के बारे में तुम्हें नहीं बताया, जिसके कारण मालिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई कि संजना को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। लेकिन मालिनी के साथ जो भी मैंने किया वो सब कुछ अनजाने में हुआ था, जो कि मैं नहीं चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और अनजाने में मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। और थोड़े ही दिनों में मालिनी को ये बात रास नहीं आ रही थी। वो तुम्हें हर समय गालियां देने लग जाती थी, जिसके कारण एक दिन गुस्से में आकर मैंने मालिनी को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन जब मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था तो फिर से मुझे मालिनी मिली और वो इस बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि मैंने जो कुछ भी कहा गुस्से में कह दिया, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। और वो ये भी कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ और उसके पास आ जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था। और मैंने मालिनी को ये भी कहा कि जो भी कुछ हमारे बीच में होगा सब भूल जाओ, लेकिन मालिनी कुछ भी भूलने को तैयार नहीं थी और मैं उसे वहाँ पर ही छोड़कर गाड़ी से आगे चला गया। जब मैं उस दिन रात को वापस घर पर आया तो रॉबर्ट के सर पर किसी ने ईंटें मारी हुई थी और जब मैं घर के अंदर गया तो वहाँ पर खून की बूंदें गिरी हुई थी और मालिनी अंदर थी और वो कहती थी कि तुम उसको मेरे बारे में बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। लेकिन मैं उसे भी बताने नहीं देना चाहता था और उसका पागलपन बढ़ता गया और उसने अपने सिर के ऊपर बंदूक रख ली कि अगर अभी तुमने उसे फ़ोन कर कुछ ना बताया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगी। लेकिन मैं उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि वो शायद खुद को गोली नहीं मारेगी। और मैंने उसे ये भी कह दिया कि उसे हमारे बारे में कभी भी पता नहीं लग पाएगा। लेकिन उसने ये कहा कि उसे हमारे बारे में एक दिन पता तो ज़रूर लगेगा, अगर मेरे ज़िंदा रहते नहीं तो मेरे मरने के बाद। और तब वो खुद को गोली मार लेती है। और रॉबर्ट और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ था। मेरे को उस समय जो ठीक लगा मैंने वो कर दिया। मैंने उसकी बॉडी को वहीं कहीं जंगल में गाड़ दिया और उस बंदूक को भी वहाँ पर फेंक दिया, जो कि बंदूक तुम्हें इतने सालों के बाद मिल गई। और ये सारी बातें सुनकर संजना और आदित्य में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और संजना आदित्य को छोड़कर वहाँ पर चली जाती है अपनी दोस्त प्रिया के पास। और अब आदित्य बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाता है। वो संजना को कई बार फ़ोन मिलाता है लेकिन संजना फ़ोन का जवाब नहीं दे रही होती। तब उसकी दोस्त प्रिया उसे कहती है कि शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। और प्रोफेसर अग्नि भी वहाँ पर होते हैं। तब प्रिया ये भी कहती है कि तुम्हें तो उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर अग्नि संजना को कहते हैं कि नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर तुमने उसे अकेला छोड़ दिया तो वो आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। वो आत्मा अब तक तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि वो ये भी यही चाहती थी कि तुम उससे किसी तरह से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर तुम आदित्य से दूर हो जाओगी तो वो आत्मा जो कि मालिनी की है उसे आदित्य मिल जाएगा और वो उसे अपने साथ साथ ऊपर ले जाएगी मारने के बाद। जब तक तुम उसके साथ थी वो आत्मा कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक विश्वास से भरी हुई पत्नी अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस ले आती है। लेकिन अगर तुम उससे दूर चली गई तो वो बहुत ही आसानी से आदित्य को ले जाएगी। और ये बात सुनकर संजना को समझ में आ जाता है कि शायद आदित्य को यहाँ पर अकेले छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। तभी संजना वापस घर पर जाती है और आदित्य को ये कहती है कि मैं तुमसे यहाँ कोई बात नहीं करने आई और ना ही कोई सुलह करने आई हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें सही सलामत मुंबई तुम्हारे घर में पहुँचाना चाहती हूँ और उसके बाद हमारे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। और तब आदित्य संजना के साथ बैठकर कार में चले जाता है। जैसे ही उनकी कार आगे जाती है ठीक उनके पीछे एक और कार आती है जिसमें से संजना, प्रिया और प्रोफेसर अग्नि उतरते हैं। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो भी संजना उसके साथ गई है वो संजना नहीं बल्कि मालिनी की आत्मा थी। जब वो अंदर आते हैं तो संजना नौकरानी से पूछती है कि साहब कहाँ पे गए। तब वो नौकरानी बताती है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साहब अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपके साथ गए थे, लेकिन अब आप आकर पूछ रही हैं कि साहब कहाँ गए। तो प्रोफेसर अग्नि को समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो प्रोफेसर अग्नि बताते हैं कि ऐसे ही विनाश की शुरुआत होती है। अब वो आत्मा उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। अब अगर तुम्हें आदित्य को बचाना है तो उस आत्मा का सामना करना होगा। और वहाँ पर दिखाया जाता है कि आदित्य संजना को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और एक बार कहता है कि मेरी तरफ देखो। जैसे ही संजना उसकी तरफ पलट कर देखती है तो उसका आधा मुंह जला होता है, जिससे कि आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसकी कार ठीक खाई में गिर जाती है और आदित्य का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और आदित्य हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर संजना और प्रिया भी आते हैं और वहाँ पर अजय भी मौजूद होता है। और संजना अजय से ये पूछ रही होती है कि वो बचेगा या नहीं। तब अजय कहता है कि यहाँ के डॉक्टर्स तो कुछ भी कह रहे होते हैं, लेकिन अंकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स की टीम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बचा लेंगे। तो वो ये भी बताता है कि कार 50 फीट ऊपर से गिरी थी और वो भी बिल्कुल सीधी, इसलिए कुछ भी बताया नहीं जा सकता। लेकिन तभी अजय होकर ये भी बता देता है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि शायद ही आदित्य को बचाया जा सकता है। तब प्रोफेसर अग्नि संजना को कहते हैं कि अभी उसकी सांसें चल रही हैं, अभी हम उसे बचा सकते हैं और उसे बचाने का एक ही रास्ता है, अगर हम मालिनी के शरीर को मुक्ति दे दें, क्योंकि मुक्ति देने के बाद आत्मा की मर्जी हो या ना हो उसे यहाँ से जाना ही होता है।
तब संजना, प्रिया और प्रोफेसर अग्नि उसी जंगल में चले जाते हैं और प्रोफेसर अग्नि नींबू निकाल कर ये पता लगाते हैं कि मालिनी की लाश कहाँ पर होगी और वो उस गड्ढे को ढूंढ लेते हैं। और फिर संजना, प्रिया और प्रोफेसर उस गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी लाश मिल जाती है। और तब प्रोफेसर अग्नि कहते हैं कि मैं पेट्रोल लेकर आता हूँ जिससे हमें इसे जलाने में आसानी होगी। और जब वो कार में अपनी पेट्रोल लेने वापस जाते हैं तो वहाँ पर एक बिजली की तार कट जाती है और वो उन्हीं की तरफ आ रही होती है और वो बिजली की तार प्रोफेसर अग्नि से लिपट कर उन्हें मार डालती है। और तब संजना और प्रिया उसी लाश के पास खड़े होते हैं और प्रोफेसर अग्नि चल कर आ रहे होते हैं। उनके हाथ में कैन होता है और वो यही सोचते हैं कि ये पेट्रोल लेकर आ गए, क्योंकि उनके एक हाथ में माचिस भी होती है। लेकिन जैसे ही वो कैन में से वहाँ पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं तब प्रोफेसर अग्नि कुल्हाड़ी लेकर उनको मारने की तरफ उनके पास आ जाते हैं। जब प्रोफेसर अग्नि उन्हें मारने वाले होते हैं जिसमें प्रिया घायल हो जाती है और संजना बच जाती है। और संजना किसी तरह से माचिस जलाकर वहाँ पर फेंकती है तो देखती है कि आग नहीं लगती, क्योंकि उस कैनी में पेट्रोल नहीं बल्कि पानी होता है। और संजना भागकर किसी पेड़ के पास जाकर छुप जाती है और तभी ऊपर से दिखाया जाता है कि उस हाथ मारे रोबोट की लाश को वहीं पर लटकाया होता है। रोबोट वही है जो उनका पिछला नौकर था और जिसका आज तक किसी को पता नहीं लगा, और उसकी लाश यहाँ पर जंगलों में मिली। और तब वहाँ पर प्रोफेसर अग्नि भी आ जाते हैं जो कि उन्हें मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी संजना उनसे बच जाती है और प्रोफेसर अग्नि के अंदर मालिनी है और वो उन्हें कह रही होती है कि तू तो बड़ी वफादार कुतिया निकली, मैंने तो सोचा था तू मदद करने वापस नहीं आएगी लेकिन तू तो आ गई। तभी प्रोफेसर अग्नि उसके पीछे भाग कर जा रहे होते हैं। तब संजना को उनकी कार मिल जाती है और वो चलाकर प्रोफेसर अग्नि के ऊपर ही कार चला देती है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। तब संजना कार के अंदर जो कैनी पड़ी होती है और एक पाइप लेकर पूरा पेट्रोल उस कैनी के अंदर डाल देती है और वहाँ से जाने वाली होती है। लेकिन तभी मालिनी जाग जाती है जो कि प्रोफेसर अग्नि के शरीर में है और वो कार को उठाकर साइड में फेंक देती है और संजना का पीछा करने लग जाती है, क्योंकि संजना के हाथ में पेट्रोल होता है। और संजना लगातार मालिनी की लाश की तरफ भाग रही होती है और वो वहाँ तक पहुँच जाती है और पेट्रोल वहाँ पर गिरने लग जाती है। लेकिन प्रोफेसर अग्नि उसके पीछे लगातार भाग कर आ रहे होते हैं और जितना भी पेट्रोल गिर जाता है तब संजना उसे वहीं पर फेंक के माचिस जला रही होती है, लेकिन माचिस जल नहीं रही होती क्योंकि उसके हाथ गिले होते हैं। तभी प्रोफेसर अग्नि उसके एकदम बहुत ही ज़्यादा पास आ जाते हैं, लेकिन उसी समय माचिस जल जाती है और वो उस लाश के ऊपर फेंक देती है और प्रोफेसर अग्नि भी उसके अंदर कूद जाते हैं, जिसमें उनको भी मुक्ति मिल जाती है और मालिनी को भी मुक्ति मिल जाती है। और वहीं पर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और आदित्य की जान को बचा लिया जाता है और सारे डॉक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर संजना और प्रिया आ जाती हैं और संजना आदित्य को देखती है ऑपरेशन थिएटर के बाहर से, जिसकी जान अब बचा ली गई है। और इस मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि संजना ने आदित्य से डिवोर्स नहीं लिया और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी। और यहाँ पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है जिसका नाम है राज। 2002 के हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है। मुझे तो ये वन ऑफ द बॉलीवुड फाइनेस्ट हॉरर मूवी लगती है और मैंने यही बॉलीवुड की हॉरर मूवी सबसे पहले देखी थी। इससे पहले मैंने कोई भी मूवी अब तक बॉलीवुड की नहीं देखी थी। मैं मानता हूँ कि वीराना जैसी मूवी भी हैं बॉलीवुड की जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा अनदर लेवल पे है जहाँ पर बॉलीवुड लगातार नाकामयाब हो रहा था हॉरर मूवी बनाने में। लेकिन उसी समय विक्रम भट्ट ने हमें एक ऐसी स्ट्रॉन्ग हॉरर मूवी दी थी जिसे देखकर सचमुच में एक हॉरिफाइंग फीलिंग आती थी। इस मूवी के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट और वहीं पर इस मूवी के प्रोड्यूसर थे मुकेश भट्ट। इस मूवी में मेन स्टार कास्ट थी बिपाशा बासु, डीनो मोरिया और आशुतोष राणा। ये मूवी रिलीज हुई थी फरवरी 1, 2002 को और इस मूवी का बजट था 5 करोड़ और वहीं इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी 36 करोड़ और इस मूवी को IMDb पे रेटिंग मिली थी 6.6। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।